एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग, और जिसका टॉपिक है हमारा कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सिचुएशन को समझते हैं। हमारी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशंस होती हैं, जो कि हमारे मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। ये तो हम सारे जानते हैं कि हमारे मार्केट के फोर्सेस कौन से होते हैं, एक डिमांड और दूसरा क्या होता है, सप्लाई। फर्स्ट हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी की कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से। अब डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई क्या है, कम है। अब सप्लाई उसके साथ कंपीट नहीं कर पा रही, जिसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। अब जब प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी की कंडीशन। दूसरी तरफ है डिफ्लेशनरी। ये वो सिचुएशन है जिसमें क्या होता है, ऑपोजिट, मींस सप्लाई इज मोर देन द डिमांड। डिमांड कम होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। अब जिस चीज की हमारी सप्लाई बहुत ज्यादा, डिमांड नहीं है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज, प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इसको हम कौन सी सिचुएशन बोलते हैं, डिफ्लेशनरी कंडीशन। और नेक्स्ट है हमारी बैलेंस कंडीशन। बैलेंस इकोनॉमी की कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें डिमांड परफेक्टली किसके इक्वल होती है, सप्लाई के इक्वल, और हम प्रॉपर बैलेंसिंग की कंडीशन में होती है। प्राइसेस ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत ज्यादा कम है। और ये सिचुएशन एक तरह की मानी जाती है, ये आइडियल सिचुएशन है कि एक्चुअल में ऐसी सिचुएशन होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है। और इन दोनों कंडीशन में जब प्राइसेस बहुत ज्यादा है तब हमने क्या करना है, जब प्राइसेस बहुत कम है तो हमने उस समय में मनी सप्लाई के साथ कैसे रिलेट करना है। जब इन्फ्लेशनरी की कंडीशन होगी उस केस में हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। लेकिन जब डिफ्लेशनरी की कंडीशन होगी, सबसे पहला तो ये पॉइंट कि उस कंडीशन में हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है। इन्फ्लेशनरी की कंडीशन में मनी सप्लाई मस्ट बी डिक्रीज, इन द केस ऑफ डिफ्लेशनरी मनी सप्लाई मस्ट बी इंक्रीज। अब इस केस में मनी सप्लाई होता क्या है, हमने लास्ट टॉपिक हमने लेक्चर में किया था कि मनी की सप्लाई, सर्कुलेशन ऑफ मनी, जितनी भी मार्केट में अवेलेबल है, जितनी भी हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। इस समय पूरी इकोनॉमी में किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होगी, पूरी इकोनॉमी की बात होगी। पूरी इकोनॉमी में कितनी मनी सर्कुलेशन में है, इसको हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 पॉलिसीज होती हैं, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसको कौन टेक इनटू अकाउंट करता है, हमारा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया का क्या है, एक तरह का अपेक्स बैंक है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की थी। और दूसरी हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी। ये फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो फिस्कल पॉलिसी होती है किसी के साथ रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड। जो मनी सप्लाई को गवर्नमेंट अपने लेवल पर टैकल करती है, उस पॉलिसी हमको क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी। इस चैप्टर में हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में स्टडी ना करके हम सिर्फ किसको देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा अप्लाई की जा रही है, आरबीआई के द्वारा। और इसके 2 मेजर्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के, एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, मनी सप्लाई को टैकल करने के। ये क्वांटिटेटिव के नाम से ही कंसर्न है, डेट इज क्वांटिटी। यहाँ पे क्वालिटी के नाम से ही कंसर्न है, डेट इज क्वालिटी। जिस चीज को हम मनी की न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, प्रॉपर जिनका हम चेंज लाते हैं, प्रोविजन जो हमने टेक इनटू अकाउंट लगाते हैं, जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेबल कर सकते हैं, उसको हम कौन से टर्म्स बोलेंगे, क्वांटिटेटिव मेजर। और जिनको वो प्रोविजन जो डायरेक्टली हमारी मनी के साथ रिलेटेड, क्वांटिटी के साथ रिलेटेड, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिलेटेड नहीं होती, वो हमारे कौन से मेजर्स होते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स। और इसमें डिफरेंट टाइप पे हमारे पास क्वांटिटी मेजर है। पहले है बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ओपन मार्केट म्यूचुअल ऑपरेशन, देन एलआरआर। अब इनको हम सबसे पहले इनको लॉजिकल वे से समझेंगे, इनका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होते हैं और कैसे सिचुएशन को हम टैकल करते हैं। देखिए, हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि जो रिलेशन पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वो ही रिलेशन कमर्शियल बैंक का किसके साथ होता है, आरबीआई के साथ होता है। जैसे जैसे जो रिलेशन पब्लिक और कमर्शियल बैंक है, सेम रिलेशन कमर्शियल बैंक और किसके साथ होता है, आरबीआई के साथ। जो पब्लिक है वो डायरेक्ट आरबीआई के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती।
अगर पब्लिक ने इंटरेक्ट करना है तो वो किसके पास जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास। अगर कमर्शियल बैंक ने इंटरेक्शन करना है तो वो किसके पास जाएगी, आरबीआई के साथ। सेम फंक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं कमर्शियल के बैंक के साथ, वही फंक्शन कमर्शियल बैंक किसके साथ परफॉर्म करती है, आरबीआई के साथ। अब सपोज करो, अब हम सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं कौन सी कंडीशंस, इन्फ्लेशनरी की कंडीशन कि अब सबसे पहले देखो हम कौन सी कंडीशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इन्फ्लेशनरी की। अब इन्फ्लेशनरी की कंडीशन में दूसरा पॉइंट हमने क्या ध्यान में रखना है, वी हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हमने क्या करना है, कम करना है। तो इट मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकल वे से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए, उसको कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो रहा, तो वो लोन लेने किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास जाएगी। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, जैसे कि पब्लिक को लोन चाहिए होता है, पब्लिक लोन लेने के लिए किसके पास जाती है, कमर्शियल बैंक के साथ। ऐसे ही जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक के लिए क्या होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि जब किसी कंडीशन में उसको लोन अवेलेबल नहीं होता तो अल्टीमेटली लोन उसको कौन देता है, आरबीआई देती है। अब इसी ढंग से कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो वो किसके पास गई, आरबीआई के पास। इसके रिटर्न में आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या लेगी, इंटरेस्ट। इन द सेम वे जब हम पब्लिक कोई भी पर्सन, जैसे कि मैं कमर्शियल बैंक पीएनबी के पास जा रही हूँ, लोन लेने के जा रही हूँ, तो अल्टीमेटली उसके रिटर्न में मुझे कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक से क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट। अब ये जो लोन है ये 2 पीरियड के लिए लिया जाता है, एक तो शॉर्ट पीरियड के लिए, एक किस पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए। वो लोन जैसे कि हमारे करंट एसेट्स तो हमारे करंट लाइबिलिटीज होती हैं, जो कि 12 मंथ से कम टाइम पीरियड के लिए लोन लेते हैं, उसको हम कौन सा लोन लेते हैं, डेट इज टेकन फॉर शॉर्ट पीरियड। अगर हम कोई भी लोन 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, उसको हम कौन सा लोन पर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। अगर कोई भी लोन शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा रहा है तो उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसको हम कौन सा रेट बोलते हैं, रेपो रेट। अगर वही लोन हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट। ये हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट है बैंक रेट, सेकंड हमारा क्या है, रेपो रेट। दोबारा फिर बता रहे हैं, जैसे कमर्शियल बैंक को क्या था, लोन की जरूरत थी, तो वो किस लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट होने के कारण कमर्शियल बैंक किसके पास बोला, आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक ने उससे क्या लिया, लोन लिया, ऐसे कर लेते हैं, और उसके रिजल्ट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। अब लोन 2 पीरियड्स के लिए लिया जा सकता है, लोन शॉर्ट पीरियड के लिए भी लिया जा सकता है, लोन जो लोन है लॉन्ग पीरियड के लिए भी लिया जा सकता है। शॉर्ट पीरियड कौन सा होता है, जिसका टाइम पीरियड 1 ईयर से कम होता है, जब हम बोल सकते हैं 12 मंथ से कम होता है। दूसरी तरफ अगर वही लोन 1 ईयर के ज्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, उसको हम कौन सा लोन पे कर बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन। जो इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म पे किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। अगर जो इंटरेस्ट हमें लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर पे करना पड़ता है उसको हम कौन सा लोन बोलते हैं, बैंक रेट। अब हमने मार्केट में क्या करनी है, मनी सप्लाई को कम करना है, क्योंकि हम कौन सी सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं फिलहाल, इन्फ्लेशनरी की कंडीशन। तो आरबीआई क्या करेगा, ये बैंक रेट को भी इंक्रीज कर देगा और रेपो रेट को भी इंक्रीज कर देगा, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक बोलेगा कि मेरे को इस टाइम पे लोन नहीं चाहिए। कमर्शियल बैंक को लोन क्या पड़ जाएगा, कॉस्टली मिलेगा। दोबारा देखिए, अगर इंटरेस्ट पे ज्यादा करना पड़ेगा तो कमर्शियल बैंक को वो लोन क्या पड़ेगा। अगर सपोज करो 110 लाख का लोन लिया है, अगर उस पे पहले कितना परसेंट इंटरेस्ट पे कर रहा था, 2%, लेकिन अब वो इंटरेस्ट कितने परसेंट पे कर रहा है, 5%। नेचुरली है, लोन की अमाउंट क्या हो जाएगी उसके लिए, कॉस्टली हो जाएगी, क्योंकि उसने लोन के साथ इंटरेस्ट की पेमेंट भी तो होनी है। अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक जब वही लोन पब्लिक को प्रोवाइड करेगा तो फिर उसने भी तो फर्दर पब्लिक से इंटरेस्ट लेना ही लेना है ना। तो जब वो पब्लिक से इंटरेस्ट लेगा तो वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को और इंक्रीज करेगा, जिसके कारण सेम लोन पब्लिक को भी क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। और हम है क्या है, पब्लिक क्या है, एक ह्यूमन बीइंग। जो चीज कम पब्लिक को कॉस्टली पड़ती है तो उसकी डिमांड वो क्या कर देती है, कम कर देती है। अगर डिमांड कम होगी तो नेचुरली मनी सप्लाई की सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम हुई, कम लोग लोन लेने जाएंगे,
कम लोन ले जाएंगे तो इकोनॉमी जो मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। दोबारा फिर देखते हैं, अगर हमने मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। रीजन, अगर इंटरेस्ट इंक्रीज होएगा तो कमर्शियल बैंक को लोन क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। अगर कमर्शियल बैंकों को लोन कॉस्टली पड़ेगा, अल्टीमेटली पब्लिक को भी वो लोन क्या पड़ेगा, कॉस्टली पड़ेगा। अब कंज्यूमर क्या है, एक ह्यूमन बीइंग, जो चीज हमें कॉस्टली पड़ती है उसकी डिमांड को हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अल्टीमेटली लोन की डिमांड को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अगर डिमांड कम होगी, लोन लेने कम जाएंगे तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये था हमारा बैंक रेट और रेपो रेट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डिफ्लेशनरी की कंडीशन के बारे में देखें, जब हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है उस केस में बैंक रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। बैंक रेट को भी कम कर दिया जाएगा, रेपो रेट को भी कम कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर रेट कम होगा तो कमर्शियल बैंक को जो लोन मिलेगा वो थोड़ा सा क्या पड़ जाएगा, चीप पड़ जाएगा, मतलब सस्ता बन जाएगा। अगर कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ेगा तो पब्लिक को भी लोन क्या पड़ेगा, चीप पड़ेगा। अल्टीमेटली हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या लेने जाएंगे, लोन लेने जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा कि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये था हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट, जो है हमारा बैंक रेट और रेपो रेट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजर्व रेपो रेट। पहले देखें कि रिजर्व रेपो रेट होता क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है। रिवर्स देखो, रेपो रेट का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट, रिवर्स, क्योंकि रेपो रेट के साथ हमने कौन सा वर्ड यूज कर दिया है, रिवर्स। अब देखो सेम वे से आरबीआई, कमर्शियल बैंक, देन पब्लिक। जैसे पब्लिक के पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है, हमारे पास जो भी हमारी एक्स्ट्रा सेविंग होती है, हम कमर्शियल बैंक के पास क्या कराने जाते हैं, डिपॉजिट कराने जाते हैं। अगर हम कोई भी डिपॉजिट, कोई भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग डिपॉजिट हो सकता है, करंट डिपॉजिट होता है, और उसके रिटर्न पर कमर्शियल बैंक हमें क्या चार्ज देती है, इंटरेस्ट देती है। वैसे ही अगर कमर्शियल बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा सेविंग होती है जो उसको फॉर द टाइम भी नहीं चाहिए होती, तो वो कहाँ पे डिपॉजिट करा देती है, आरबीआई के पास करवा देती है। जैसे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, वैसे ही कमर्शियल बैंक को भी आरबीआई की तरफ से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। बस ये बात याद रखना, जो रेपो रेट होता है उसमें हम लोन लेते हैं, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कराते हैं। अब हमारी 2 कंडीशन है सेम, एक तो हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, एक हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई को हमने डिक्रीज करना है अगर मनी सप्लाई को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है, तो हम ये जो रिवर्स रेपो रेट है इसको क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगा तो कमर्शियल बैंक देखेंगे तो उनको आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे कहाँ पे डिपॉजिट कराएगा, बैंक में डिपॉजिट कराएगा। अल्टीमेटली क्या होगी, उसके पास अमाउंट ऑफ जो लोन प्रोवाइड करने के लिए वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लोन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो पब्लिक में जो लोन सप्लाई होएगा वो भी क्या होएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा जाके कहाँ पे डिपॉजिट हो चुका है, आरबीआई के पास डिपॉजिट हो चुका है। वैसे ही अगर मनी सप्लाई को हमने इंक्रीज करना है तो आरबीआई क्या करेगी, इस इंटरेस्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी। क्योंकि अगर हम देखें, कमर्शियल बैंक देखागा कि उसको इंटरेस्ट बैंक की तरफ से बहुत ज्यादा कम मिल रहा है, तो वो डिपॉजिट कराने की बजाय वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को क्या प्रोवाइड करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी। क्योंकि अल्टीमेटली कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना, वो चाहे डिपॉजिट, और कमर्शियल बैंक प्रॉफिट अर्न किसके करती है, फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। वो चाहे इंटरेस्ट पब्लिक को देके कर ले, चाहे वो इंटरेस्ट आरबीआई से लेके कर ले। अब वहां से उसको प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन उसको लोन से प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास वो डिपॉजिट नहीं कराएगी और ज्यादा से ज्यादा लोन की अमाउंट उसके पास अवेलेबल होगी, किसको देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए, जिसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, हमारी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। देखो, जब
उसने मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक देखेगा उसको ज्यादा बेनिफिट लोन देने में नहीं है, पैसे डिपॉजिट में कराने हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पे कराएगा, आरबीआई के पास कराएगा, जिसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, पब्लिक के पास लोन देने के लिए कम हो जाएगा, अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई रेट को या फिर इंटरेस्ट को क्या कर देगी, कम कर देगी। फिर कमर्शियल बैंक देखेगा कि अगर मैं पैसा ज्यादा आरबीआई में डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे उतना प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो कम से कम पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएगा, अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा किसको लोन देगा, पब्लिक को देगा, जिसके साथ मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस जब आरबीआई कोई भी सिक्योरिटीज, किसकी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को जा सेल करती है या परचेज करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो हमारी आरबीआई के फंक्शंस में हमने देखा था कि जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के लिए एज ए एजेंट काम करती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से उसको रिकमेंडेशन मिलती है वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है, काम करती है। दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन द मार्केट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें दो कंडीशंस हो सकती है, या तो हम सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हैं, या हम सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। एक तरफ हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है, दूसरी तरफ हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। एक तरफ हमारे पास आरबीआई है, गवर्नमेंट है, आरबीआई, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, पब्लिक है। अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट को क्या बोलेगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज क्या करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए। जब कोई भी सिक्योरिटीज परचेज करनी चाहिए, किससे परचेज करनी चाहिए, पब्लिक से करनी चाहिए। और जब पब्लिक से वो सिक्योरिटी परचेज करेगी और वो पब्लिक को क्या प्रोवाइड करेगी, कैश प्रोवाइड करेगी, जितना पब्लिक को कैश प्रोवाइड करेगी उतनी ही मनी सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट को क्या बोलेगी कि वी शुड सेल द सिक्योरिटीज, क्योंकि अगर सिक्योरिटीज मार्केट में जाके सेल होंगी तो सिक्योरिटीज किसके पास चली जाएंगी, हमारी पब्लिक के पास चली जाएंगी, और पैसा किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। अल्टीमेटली क्या होएगा, हमारी इकोनॉमी में पैसा अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दोबारा फिर देखें, अगर हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो आरबीआई गवर्नमेंट के साथ रिकमेंडेशन करके सिक्योरिटी को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में क्या करेगी, सेल परचेज करेगी। अब जब सिक्योरिटीज परचेज करेगी तो पब्लिक की सिक्योरिटीज किसके पास चली जाएंगी, आरबीआई के साथ पास, और पब्लिक के पास क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, क्योंकि पब्लिक ने तो वो सेल की है, अल्टीमेटली मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर उसने मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो सिक्योरिटीज को क्या करेंगे, सेल करेंगे, जिसके कारण सिक्योरिटीज जाएंगी पब्लिक के पास और कैश किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें ये बेनिफिट होता है कि इसमें एक लॉकिंग पीरियड है, दैट इज जैसे कि एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है, ये कुछ टाइम पीरियड के लिए सेल और परचेज की जा सकती है, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के, उससे पहले इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश। ये है हमारी ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट है एलआरआर, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलआरआर, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये एलआरआर होता क्या है, दैट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये 2 टाइप्स की होती है, सीआरआर, दूसरा हमारे पास क्या है, एसएलआर। सीआर, जब भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है, कोई भी डिपॉजिट आता है, तो वो कमर्शियल बैंक सारे का सारा लोन के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर सकती, उसका कुछ पैसा सीआरआर दैट इज कैश रिजर्व रेशियो की फॉर्म में हमारे पास अपने पास रखना पड़ता है, दूसरा एसएलआर के फॉर्म में दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो में उसको अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है। एसएस मीन्स सेम बैंक। अब ये क्रेडिट क्रिएशन कौन करता था, कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक पैसा अपने पास मेंटेन करके रखता है उसको हम कौन सी रेशियो बोलते हैं, दैट इज एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और यो पैसा
अब सेम दूसरा पैसा जो वो आरबीआई के पास मेंटेन करके रखता है अपना, उसको क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशो। अब एक तरफ सेम वे से मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, मनी सप्लाई हमने क्या करनी है, डिक्रीज करनी है। अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो इन दोनों रेट को क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक के पास और आरबीआई के पास होगा और पब्लिक के पास पैसा कम जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज करो कितना डिपॉजिट था, 100 रुपीज। हाँ, पहले हमारे पास ये रेट कितना था, सीआरआरबी थी 10% और एसएलआरबी की थी 10%। तो 10 रुपए किस फॉर्म में थे, हमारे सीआरआर के फॉर्म में, 10 रुपए किसकी फॉर्म में थे, एसएलआर फॉर्म में। तो लोन की अमाउंट हमारे पास कितनी रहेगी थी, 80 रुपीज, जो कि पब्लिक को प्रोवाइड किए जा सकते थे। अब हमारे पास डिपॉजिट वही है 100, लेकिन इस रेट को इंक्रीज करके आरबीआई ने कितना कर दिया, 20%। 20% ही सीआरआर का है और 20% ही एसएलआर का है। इट मीन्स सीआरआर की फॉर्म में कितने पैसा मेंटेन करना है, 100 का 20%, 20 और 20 ये। तो लोन की अमाउंट अब 40 रुपए तो उन्होंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके रखनी है, तो पब्लिक के पास कितना पैसा जाएगा, सिर्फ 100 में से 60। तो देखो मनी सप्लाई अपने आप डिक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा पैसा सेंट्रल बैंक के पास गया, ज्यादा पैसा किसके पास गया, हमारे कमर्शियल बैंक के पास, उनके पास सेम बैंक के पास, जिसके कारण लोन की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। जब लोन की अवेलेबिलिटी कम होगी तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, दोनों ही रेट को डिक्रीज कर दिया जाएगा। ऐसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी की कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी। ये तो हमारे थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर में पहले क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब देखो जब भी कोई पर्सन बैंक के पास लोन लेने के लिए जाता है लार्ज अमाउंट में, जैसे कि सपोज करो मेरे को 10 लाख का लोन चाहिए था, अब बैंक को मेरी गुडविल के बारे में क्या पता, क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में क्या पता, तो बैंक क्या बोलती है कि लोन आपको तब प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप इसके अगेंस्ट अपनी कोई सिक्योरिटी मोर्टगेज करके रखोगे, कोई ना कोई सिक्योरिटी दोगे। वो कोई भी आपका घर भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो सिक्योरिटी की वैल्यू है ये हमेशा ही ज्यादा होती है किससे, लोन से। सपोज करो मैंने अपनी क्या कर दी, बिल्डिंग गिरवी रख दी, उनके पास एज ए सिक्योरिटी उनको दे दी, सिक्योरिटी की फॉर्म में देनी पड़ती है, कितने रुपए की वो थी, 15 लाख। द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन इज नोन टू बी द मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमारे पास 5 लाख। द डिफरेंस जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन दैट बिलोंग्स टू बी द 5 लाख। अब इस हिसाब से हमने एक मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, दूसरी तरफ हमने मनी सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, मतलब कम कर देंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट दोनों का डिफरेंस, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग लोन की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेगी, मतलब ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी हमें पे करनी पड़ेगी, डिपॉजिट करानी पड़ेगी, जिसके कारण अगर सिक्योरिटी ज्यादा डिपॉजिट कराने के बोलेंगे तो हम वो हमारे पास सिक्योरिटी इतनी ज्यादा होगी, अगर हमारे पास पहले ही सिक्योरिटी होती है हम लोन लेने क्यों जाते हैं, जिसके कारण जो लोन की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण मनी सप्लाई अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले ये रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, देखो जब भी बैंक्स होते हैं, बैंक स्टार्टिंग में क्राइटेरिया बना लेते हैं कि हमने कितने परसेंटेज ऑफ बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर को देना है, जैसे कि एग्रीकल्चर को हमने कितने परसेंट लोन प्रोवाइड करना है, क्रेडिट मीन्स टू बी द लोन, उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर को कितने परसेंट लोन प्रोवाइड करना है, सर्विस सेक्टर को कितने परसेंट प्रोवाइड करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कितने परसेंट प्रोवाइड करना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, इनकी जो परसेंटेज होती है कितने कितने परसेंट इनको लोन देना है, इसको हम बोलते हैं रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, जो कि पहले ही एडवांस में डिसाइड कर लिया जाता है। अब इस केस में एक तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, एक मनी सप्लाई को हमने क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो रेशनिंग ऑफ क्रेडिट का कोटा क्या कर दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा।
ज्यादा परसेंटेज में लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अगर हमने जिसका शेयर इंक्रीज करना है, सर्विस सेक्टर का रेशो हमने इंक्रीज कर दिया, तो उसका हम क्रेडिट और रेशनिंग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिसके कारण लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज करनी है तो इसका कोटा भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अगर पहले 30% लोन किस पे जाता था, एग्रीकल्चर में, अब वो सिर्फ कितने परसेंट जाएगा, 20% जाएगा। जब ये परसेंटेज कम हो जाएगी तो लोगों के लिए लोन कम अवेलेबल होगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मोरल सेशन। ये आरबीआई कहते हैं स्ट्रिक्टनेस। ये कमर्शियल बैंक को स्टडी करने के लिए, मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए उसको लिबरल पॉलिसी अप्लाई करने को बोलती है। कमर्शियल बैंक को रिकमेंडेशन को देती है कि यू कैन यूज द लिबरल पॉलिसी। आप जो भी लोन की लिबरल पॉलिसी मीन्स जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, अब लोन लेने के लिए ये तो है नहीं हम बैंक के पास गए साथ के साथ हमें लोन मिल गया, नहीं, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज जो हमें है फुलफिल करनी पड़ती है। रजिस्टर फॉर्म फिल करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, कोई टीए कोई डीए, पता नहीं नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज आती है। लिबरल पॉलिसी इन रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, जिसके कारण मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर दूसरी तरफ हमने मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो जो आरबीआई है वो कौन सी कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर डाले कि यू हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट पॉलिसी। स्ट्रिक्ट पॉलिसी मीन्स रिस्ट्रिक्शंस को इंक्रीज कर दिया जाए हर फील्ड में, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे फॉर्म फिलिंग है, चाहे वो ऑनलाइन की है। रिस्ट्रिक्शन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाए कि नॉर्मल पर्सन उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कि हमें लोन की अवेलेबिलिटी, मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ये था हमारा टॉपिक जो रिलेटेड था एज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई, रिलेटेड टू हाउ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, वेदर वी हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई और वी हैव टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। होप है वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए